So, welcome to this live essay module. This is our orientation class. As I told, today we are just going to discuss the brief aspects about essay writing कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में मुझे essay लिखना कैसे होता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इजी एक लेवल से शुरू करते हैं, लेवल बाय लेवल ऊपर जाएंगे. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट यूपीएससी में essay का एक सिलेबस भी है. जनरली जीएस 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल का तो सिलेबस हमको पता होता है. एसए का सिलेबस है ये हम देखते ही नहीं है. कैन एनीबडी टेल मी द मेन कीवर्ड्स दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ एसए बाय यूपीएससी इटसेल्फ? स्टिक टू द टॉपिक. सात्विक हैज मेंशन्ड, सात्विक सोनी, स्टिक टू द टॉपिक. ठीक है, तो पहला है स्टे क्लोजली टू द टॉपिक. ये लिखा हुआ है सिलेबस में. और क्या कीवर्ड लिखे हैं? दूसरा लिखा है ऑर्डरली फैशन या फिर कोहेशन, जिसको मैं बोलता हूं फ्लो. फिर एक लिखा है कंसाइज. व्हाटएवर आई हैव टू राइट, आई शुड राइट इट इन कंसाइज फॉर्म. और effective expression, write concisely, effective expression. Marks will be awarded for effective and exact expression. Stay closely to the demand of the topic and arrange your ideas in orderly fashion. So in the entire module we are going to play around these factors. मैं कोई सी भी अप्रोच आपको कराऊं, सब में ये हमेशा हमें याद रखना है. ठीक है, सिलेबस क्लियर हो गया आप लोगों को कि टॉपिक से मुझे डाइवर्ट नहीं होना है. वट एवर टॉपिक आई एम चूजिंग, आई हैव टू स्टे क्लोजली टू इट. मैं उससे डाइग्रेस नहीं हो सकता. ऑर्डरली फैशन का मतलब क्या है? रैंडम थॉट्स नहीं होने चाहिए. देयर शुड बी फ्लो बिटवीन टू पैराग्राफ्स या टू डिफरेंट पेजेस. आइडिया शुड बी कनेक्टेड प्रॉपरली. ऐसा नहीं है कि मैं पहले एकदम से स्पेस का लिख रहा हूं, स्पेस सेक्टर के बारे में, एंड देन आई सडनली जंप टू से एग्रीकल्चर एंड देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन माय टू आइडियाज बिटवीन स्पेस एंड एग्री. ठीक है, वो नहीं होना चाहिए. कंसाइजली मुझे लिखना है, मतलब आई विल टीच यू कि एक पेज पे कितने पैरा होने हैं, एक पैरा में कितने वर्ड्स होने हैं, एंड सो ऑन, एंड हाउ टू एंश्योर दैट आई एम कंसाइज एंड आई एम इफेक्टिव. ठीक है, आई होप द सिलेबस इज क्लियर टू यू गाइज. अब मैं एसे के और न्यूएंसेस पे आता हूं. यू हैव टू राइट एसे इन 1000 to 1200 words. ठीक है, you have to write essay in 1000 to 1200 words. UPSC provides you 10 to 12 pages for each essay. So the strategy that I am going to teach you today is writing a 10-page essay, wherein I will try to write 120 words per page so that मेरा 1200 वर्ड का बहुत बढ़िया essay हो जाए. ठीक है, my handwriting was such that I was able to write 120 words per page. If possible, please try to evolve your handwriting, particularly for essay. मैं जीएस के लिए नहीं बोल रहा हूं, जीएस में टाइम नहीं होता है. essay में लिखने का टाइम है मेरे पास, तो मैं वो टाइम मैनेजमेंट यूज करके अपनी राइटिंग को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर सकता हूं. So try to write 120 words per page so that in a 10-page essay you are able to write around say 1100 to 1200 words. That is the requirement of UPSC paper. तो इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं. सिलेबस में क्या है मैंने आपको बता दिया. अब डिस्कस करते हैं एस्पेक्ट के. मुझे 2 ऐसे लिखने हैं, 2 ऐसे लिखने हैं और टॉपिक सिलेक्ट करने हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू लोगों को क्या आता है कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करूं, how to select the topic and how to understand the topic, because more and more questions of last 4 years, if you have gone through the PYQs of essay paper, you will realize more and more questions are coming from philosophical background. अब डायरेक्ट जीएस बेस्ड essay नहीं आते हैं, philosophical टॉपिक आ रहे हैं. एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड. एनी लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज हैव सिंपल आइडिया. तो ऐसे टॉपिक आने जो फिलोसफिकल नेचर के हैं. सो नाउ मैं टॉपिक सिलेक्ट कैसे करूं? तो पहले सिलेक्शन का देखते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग का देखेंगे. अगर कोई जीएस बेस्ड टॉपिक आया है
and if you have command over that subject. फॉर एग्जाम्पल अगर GS3 का टॉपिक आया, कोई साइबर सिक्योरिटी पे ऐसे आ गया या स्पेस टेक्नोलॉजी पे ऐसे आ गया, एंड से यू हैव रेड GS3 वेरी वेल, यू हैव प्रिपेयर्ड GS3 वेरी वेल, या कल को फेडरलिज्म पे कोई टॉपिक आ गया GS2 का और आपको फेडरलिज्म के बहुत सारे इश्यूज पता है करंट अफेयर के, प्लीज पिक दैट टॉपिक, बिकॉज फिलोसफिकल एसे में स्कोर करना टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि फिलोसफिकल एसे का जो कंटेंट है दैट बिकम्स व्यू बेस्ड। अब मैं सोच कुछ रहा हूं, मैं उसको जब पेपर पे लिख रहा हूं, इट कैन हैपन दैट आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स एंड आई एम माई सेल्फ राइटिंग समथिंग एल्स, एंड देन एग्जामिनर इज रीडिंग इट फ्रॉम सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्यू बेस्ड एसे में प्रॉब्लम ये होती है कि माई व्यू एंड व्यू ऑफ द एग्जामिनर मे और मे नॉट मैच। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस कंटेक्स्ट में लिख रहा हूं, तो मार्क्स गेन करना मुश्किल हो जाता है। इट इज ऑल अबाउट कंटेक्स्ट, कि उसको क्लियरली फर्स्ट रीड में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। वो प्रॉब्लम कभी जीएस बेस्ड ऐसे में होती ही नहीं है। तो अगर टॉपिक आ रहा है कोई जीएस बेस्ड और आपकी उस पर कमांड है, गो फॉर दैट टॉपिक। ठीक है, अब फिलोसफिकल टॉपिक अगर आ गए हैं, जैसे इस बार 8 के 8 टॉपिक फिलोसफिकल थे, 8 आउट ऑफ 8 टॉपिक्स वर फिलोसफिकल इन नेचर। अब उसमें कैसे सिलेक्ट करना है, तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग आपको बताता हूं कि कैसे सिलेक्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू टीच यू 10 अप्रोचेस ऑफ एसे राइटिंग। अप्रोच का मतलब क्या है, आप लोगों ने ब्रोशर में देखा होगा, आपने कोर्स ज्वाइन करा है। अप्रोच का मतलब क्या है? टेम्पलेट्स है। कितनों को पेस्टल नाम सुना है कभी? पेस्टल इज जस्ट वन ऑफ द अप्रोचेस ऑफ एसे राइटिंग। पेस्टल में हम क्या करते हैं? P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E इज एनवायरमेंट, S इज सोशियोलॉजिकल, T इज टेक्निकल या साइंस एंड टेक, E इज एनवायरमेंटल या फिर इकोनॉमिक, एंड L इज लीगल। फिर इन 6 डायमेंशंस पे वी राइट 1 पेज ईच, एक पेज पॉलिटिकल, एक सोशल, एक एनवायरमेंटल, लीगल एटसेट्रा। सो पेज नंबर 2 से 7 जो मेरे मेन एसे बॉडी पेजेस होते हैं वो इस अप्रोच में हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ये अप्रोच है क्लीशे, ओवर यूज्ड। If 15,000 people are appearing for mains every year, 30,000 essays are written. Out of these 30,000 essays, my rough guess is that around 20,000 of them will be written using this approach. So I am, as an examiner, now say I have checked 49 copies already. That is, I have checked 98 essays. And say if roughly even 80 of these 98 essays are in pastel approach, या 70, 60 भी, आपकी कॉपी में दोबारा 50th कॉपी में अगेन इफ यू आर फॉलोइंग दैट सेम पेस्टल अप्रोच, मी एज एग्जामिनर इज नॉट गेटिंग एनीथिंग न्यू टू रीड। ठीक है, वही घिसा पिटा मुझे लगेगा। तो यू हैव टू अवॉइड दिस एट मैक्स पॉसिबल। मैं पढ़ाऊंगा पेस्टल अप्रोच क्योंकि बहुत बेसिक अप्रोच है, क्लीशे है, किसी भी टॉपिक में लग जाती है, बट देन यू बीइंग नाउ माय स्टूडेंट्स, यू विल नॉट राइट एसे फ्रॉम पेस्टल अप्रोच। एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि हम दूसरी अप्रोचेस सीखे। सो पेस्टल जैसी आई एम गोइंग टू टीच यू 9 मोर अप्रोचेस: पेस्टल, क्रोनोलॉजिकल, एसडीजी, सेक्टोरल, कैटेगराइजेशन, कंटेम्पररी, रिलेवेंस, एनालिटिकल, क्वेश्चन आंसर बेस्ड, विजन 2030 एंड इंटीग्रेटिव। मैं ब्रीफ बताता हूं इन सब अप्रोचेस का, हर क्लास में एक अप्रोच डिस्कस करेंगे। आज तो सिर्फ ओरिएंटेशन है तो मैं ब्रीफ बता रहा हूं इन सब अप्रोचेस का, उससे आपको समझ में आएगा कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। देखो कितना आसान हो जाएगा। पेस्टल में मैंने आपको क्या बताया था? सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल। नाउ आई हैव 8 टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मेरे को क्वेश्चन पेपर मिल गया, 8 टॉपिक है मेरे पास। रैदर देन रैंडमली सिलेक्टिंग अ टॉपिक, मैं अब टॉपिक्स को किन नजर से देखूंगा? हाउ आई विल गो थ्रू द टॉपिक इज, आई विल ट्राई टू सी वेदर आई एम एबल टू फिट सम और अदर अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड, ये टॉपिक है। मीनिंग सबको पता है इसका? कोई है जिसको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया? बी द चेंज यू वांट टू सी, बहुत सिंपल है।
कि मुझे अगर समाज में कुछ चेंज चाहिए, देन एक्ट एज अ चेंज एजेंट। मुझे अगर किसी भी एस्पेक्ट में चेंज चाहिए, डू नॉट वेट फॉर अदर्स टू एक्ट, तुम खुद एक्ट करो, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। अब मैं देखूंगा दैट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कैन आई ओपन दिस टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू से सोशियोलॉजिकल चेंज। सोशियो में क्या पढ़ते हो आप लोग GS1 सोसाइटी में? विमेन, चाइल्ड, यूथ, फार्मर्स, डिसेबल्स, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शंस एटसेट्रा। तो मैं सोशल में लिख सकता हूं कि अगर मुझे चेंज एजेंट बनना है से विद रिस्पेक्ट टू विमेन, तो मैं कैसे चेंज बनूं, मैं कैसे चेंज एजेंट बनूं विद रिस्पेक्ट टू विमेन। सिमिलरली एनवायरमेंट पे खोल के देखते हैं कि मुझे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट चेंज एजेंट बनना है। हाउ एम आई इंपैक्टिंग क्लाइमेट चेंज इन माई डेली लाइफ? इलेक्ट्रिसिटी ओवर यूज कर रहा हूं, गीजर खुला हुआ है, पानी वेस्ट कर रहा हूं एंड ऑल, छोटे छोटे पॉइंट्स। आई कैन एक्ट एज अ चेंज एजेंट विद रिस्पेक्ट टू से एनवायरमेंटल चेंज। सो पहली नजर में, सरसरी नजर में देखते हुए यू विल रियलाइज दैट ये टॉपिक मैं लिख सकता हूं बिकॉज आई हैव पेस्टल अप्रोच विद मी एंड आई कैन ओपन दिस टॉपिक इन पेस्टल अप्रोच। ठीक है, तो ये तो पेस्टल हो गया। क्रोनोलॉजिकल में मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि स्टार्ट विद से इंडिविजुअल, टॉपिक को इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करिए, फिर मूव टू हायर लेवल। इंडिविजुअल के बाद क्या आता है? फैमिली। सम ऑफ इंडिविजुअल्स इज फैमिली। फैमिली के बाद चलो चले गए हम ऑर्गेनाइजेशंस पे। काफी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके सोसाइटी बनाती हैं, सम ऑफ सोसाइटीज नेशन बन जाता है, और फिर सम ऑफ नेशंस वर्ल्ड बन जाता है। अब मैं कोई टॉपिक देख रहा हूं क्वेश्चन पेपर में, देखते ही मुझे अगर रियलाइज हो रहा है कि आई कैन राइट दिस टॉपिक फ्रॉम दीज एस्पेक्ट्स, के एक पेज में इंडिविजुअल पे लिख सकता हूं दैट हाउ इंडिविजुअल कैन बी द चेंज एजेंट, बी द चेंज यू वांट टू सी, हाउ इंडिविजुअल कैन बी द चेंज एजेंट। या इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन that wants to see a particular change, say with respect to corporate social responsibility, या say with respect to philanthropy, कि टाटा कैसे चेंज एजेंट बन गई लोगों के लाइफ पे, तो बी द चेंज यू वांट टू सी, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से एक पेज लिख सकता हूं। यू एज अ कंट्री वांट टू बी, यू वांट टू सी इंक्लूसिव ग्रोथ, डेमोक्रेसी। ठीक है, आप कंट्री के पर्सपेक्टिव से आप कैसे चेंज एजेंट बन सकते हो, ग्लोबली उसको कैसे पुश कर सकते हो, आपकी कंट्री में है नहीं, रीजनल एग्रीमेंट्स कैसे बना सकते हो टू परस्यू डेमोक्रेसी एंड ऑल। तो मैं टॉपिक को देख के अप्रोच फिट करने की कोशिश करूंगा रैदर देन ब्लाइंडली सिलेक्टिंग अ टॉपिक। क्लियर हुआ अप्रोच कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है? मैं सारी अप्रोचेस कराऊंगा आप लोगों को। बाय द टाइम द कोर्स एंड्स इन द नेक्स्ट 10 क्लासेस, you will be able to master these 10 approaches, and then when you have these 10 approaches at your disposal and you get 8 topics, try to identify कि किस टॉपिक में कौन सी अप्रोच लग सकती है। यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 2 टॉपिक्स, 1 पर सेक्शन। सेक्शन ए में कोई ऐसा टॉपिक ढूंढो जिसमें कोई पर्टिकुलर अप्रोच लग जाए, सेक्शन बी में कोई टॉपिक ढूंढो जिसमें कोई पर्टिकुलर अप्रोच लग जाए। मैं रीजन बताता हूं क्यों। इफ यू गो टू एग्जाम हॉल विदाउट एनी पर्टिकुलर अप्रोच, कि मेरे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, क्या होगा? यू विल बी एबल टू राइट 4 to 5 pages easily because you have prepared for 1.5 year, you are a serious student, you will be able to write 4 to 5 pages बिना अप्रोच के भी। लेकिन उसके बाद क्या? यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ आइडियाज, आइडियाज जैसी कम हुए, डायमेंशंस कम हुई, फ्लो टूट जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ऐसे तबाह हो जाएगा। इसलिए मुझे अप्रोचेस चाहिए होती है। सो ये फायदा हो गया अप्रोचेस का, और ब्रेनस्टॉर्म भी नहीं करना पड़ेगा। यू विल बी एबल टू जनरेट आइडियाज पेज आफ्टर पेज। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक का मीनिंग, के मीनिंग कैसे समझे, क्या कहना चाह रहा है। अब देखो, कुछ स्टेटमेंट्स तो बहुत आसान होती है, बी द चेंज यू वांट टू सी। कई बार एक अजीब से टॉपिक आ जाते हैं कि अ पीपल
ये यूपीएससी का टॉपिक है। अ पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेजेस मोर देन द प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। क्या बोला बे? अ पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेजेस मोर देन द प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। बात सिंपल सी है, उनको सिर्फ लिखना था पीपल, लेकिन वो क्या करते हैं, मान लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन वॉज फ्रेम्ड इन हिंदी, देन इट इज ट्रांसलेटेड। ओरिजिनल क्वेश्चन वॉज फ्रेम्ड इन हिंदी और से एनी अदर लैंग्वेज एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड, एंड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन दे डिड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वरना अ पीपल कुछ नहीं होता है, अ पर्सन हो सकता है, अ पीपल कोई इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है, तो कई बार टॉपिक का मीनिंग समझना मुश्किल हो जाता है इस वजह से। In that case, please always refer to the translation that is mentioned in your question paper, अगर इंग्लिश से क्लियर नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल बताता हूं। डेवलपमेंट दैट इज engendered is endangered। डेवलपमेंट दैट इज engendered is endangered, ये इंग्लिश में लिखा था। The translation meaning of this that was mentioned in the topic itself, question paper, was completely different। वहां engendered को उन्होंने जेंडर से रिलेट करा था, जबकि engendered का ये मीनिंग नहीं होता है। यूपीएससी हैड टू इशू क्लैरिफिकेशन कि दोनों मीनिंग जो है टॉपिक के, दैट विल बी कंसिडर्ड राइट। ठीक है, तो कई बार टॉपिक का मीनिंग समझना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 क्लासेस, हम 28 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और सबका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू डेवलप दैट स्किल। मैं आज आपको नहीं सिखा सकता एक क्लास में कि मीनिंग कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो टॉपिक टू टॉपिक चेंज होता है। तो जब अगली 10 क्लासेस में 28 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज के, 2024 मेंस के, 23 मेंस के, 22 मेंस के, वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक्स। ईच टॉपिक विल डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू मीनिंग एज वेल, कि इसका मीनिंग क्या है। क्लियर है? सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट टॉपिक सिलेक्शन। आई हैव जस्ट टच्ड अपॉन 2 अप्रोचेस। अब मैंने जो ये टॉपिक बोला, अ पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेजेस मोर देन इट्स प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। हाउ मेनी ऑफ यू, टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू relate it with this approach? I can arrange a people into these sets of ideas कि individual that values its privileges more than the principles loses both। A family, a family unit as kinship, relationships, interdependence होती है फैमिली में। बट इफ देर इज अ सर्टेन मेंबर इन अ फैमिली जो इंटरडिपेंडेंस के नाम पे ओवर डिपेंडेंट हो जाता है, अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करता है, सो ही इज रिलाइंग ओनली ऑन द प्रिविलेजेस, he is not following the principles, one fine day he will lose both। Organizations, they have certain privileges but they have principles, they have duty towards say society as well, corporate social responsibility बोलते जो, but they are misusing their privileges। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं। सिमिलरली मैं, देखो अभी सिर्फ मैंने टच अपॉन करा था अप्रोच को। आई एम श्योर यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रोचेस विद इन फर्स्ट 20 मिनट्स ओनली, के अप्रोचेस से कितना आसान हो जाएगा एक वैरायटी ऑफ आइडियाज लिखना मेरे को अपने एस्से में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टॉपिक सिलेक्शन, दिस इज अबाउट मीनिंग ऑफ द टॉपिक। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि 10 पेज के एस्से के कंपोनेंट क्या होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ 10 पेज एस्से, कि मुझे 10 पेज का एस्से लिखना कैसे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 10 पेजेस है, ठीक है। दिस इज पेज नंबर, मैं लेबल भी कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पेज का मेरा एस्से है। फर्स्ट पेज
पे लिखना है मुझे इंट्रोडक्शन। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड खोल रहा हूं, आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड। लेट मी नाउ एक्सप्लेन यू अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रो कितने तरीके के होते हैं, इंट्रो कैसे लिखना होता है, लेट अस डिस्कस दैट। ठीक है, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कोर्स। एक टॉपिक आया था 2013 मेंस में, दैट वाज माय फर्स्ट मेंस एंड आई हैड रिटन माय एसे ऑन दैट टॉपिक, दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पेनेशिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन। क्या बोला मैंने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पेनेशिया, पेनेशिया होता है मतलब इंपॉर्टेंट, कि इसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पेनेशिया। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पेनेशिया फॉर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एटसेट्रा ऑफ अ नेशन। क्लियर हो गया टॉपिक? मैंने ब्रेक करके बता दिया, मीनिंग बता दिया, क्लियर हुआ टॉपिक? कोई डाउट है किसी को तो पूछो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पेनेशिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन। अब इंट्रो कैसे लिख सकते हैं? इज देयर अ कीवर्ड इन द गिवन टॉपिक जिसको मैं एड्रेस कर सकूं? फॉर एग्जाम्पल साइंस, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, सिक्योरिटी, नेशन, दीज आर द 5 कीवर्ड्स इस एक लाइनर टॉपिक में। I can begin with say explaining in gist those keywords कि मैं क्या समझता हूं, आइडिया ऑफ अ नेशन, नेशन क्या है, मैं क्या समझता हूं। सो कीवर्ड्स पकड़ो किसी टॉपिक में, डिफाइन देम। एक और टॉपिक बताता हूं, फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपिया, मटेरियलिज्म इज अ काइमेरा। बहुत टफ टॉपिक है, ठीक है, मीनिंग ही ऐसे हैं। अब उसको ब्रेक करते हैं। वांटलेसनेस क्या होता है? कि आई डू नॉट हैव एनी नीड्स। ठीक है, जैसे मंक्स का होता है या संत लोगों का होता है कि उनकी नीड्स नहीं है, डिजायर्स नहीं है, दैट इज वांटलेसनेस। क्या कह रहा है? फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन। यूटोपियन होता है आइडियलिस्ट थॉट which is not practical in itself, which cannot be implemented by everyone in daily life, that is utopian idea, idealistic world में हो। so philosophy of wantlessness is utopian, मतलब कि नहीं है मेरी नीड्स, ये एक आइडियल सिनेरियो है। वेयर एज मटेरियलिज्म इज अ काइमेरा। मटेरियलिज्म क्या होता है? दैट यू हैव एंडलेस नीड्स, एंडलेस डिजायर्स, ग्रीड, कंज्यूमरिस्ट कल्चर एंड ऑल, तो वो मटेरियलिज्म हो गया। दैट आई एम रनिंग आफ्टर थिंग्स, दैट इज अ काइमेरा। काइमेरा क्या होता है? इल्यूजन। कि मुझे लगता है कि मैं करोड़ों कमा लूंगा या मैं इतनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले लूंगा एंड आई विल बी हैप्पी। वो हैप्पीनेस जो होगी, अगर हुई भी तो दैट विल बी मोमेंटरी। सो दैट इज इल्यूजनरी, दैट इज नॉट अ परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। तो जैसे मैंने आप लोगों को मीनिंग्स एक्सप्लेन करे हैं इस कीवर्ड के, यू कैन एक्सप्लेन दोज मीनिंग्स ऑफ कीवर्ड्स इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। क्लियर है? ये तो हो गया, कीवर्ड को पकड़ो, जो हम जीएस में भी करते हैं। एथिक्स में मैंने आप लोगों को सिखाया कि कीवर्ड पकड़ो, उसको डिफाइन करना शुरू करो, वो इंट्रो हो गया मेरा। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, आइडिया ऑफ अ नेशन, यू कैन एक्सप्लेन दैट। पर्टिकुलरली अगर कोई ऐसे इंडिया लिमिटेड है, इंडिया से रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे इज कंपटीशन बून और बेन फॉर यूथ ऑफ इंडिया। नाउ यू कैन एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ यूथ या कंपटीशन या कुछ करके आइडिया ऑफ इंडिया से शुरू कर सकते हो। कैन टूरिज्म बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, ये टॉपिक आया था, उसमें मैंने ऐसे लिखा था। तो इंडिया के आइडिया को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर सकता हूं। अदरवाइज इफ यू हैव अ सिमिलर कोट, जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उसी से मिलती जुलती कोई कोट है आपके पास, यू कैन स्टार्ट विद दैट कोट एज वेल। पोएम्स, एनेक्डोट्स, या फिर जिसको बोलते हैं स्टोरी, you can start with this as well. Poems, anecdote, story. Anecdotes can be hypothetical या real life, जैसे कि क्रिकेट फैन कितने हैं यहाँ पे? इंडिया की हालत खराब हो गई है बीजीटी में आज।
How many of you are cricket fans here? We were going very well, 70 for 1, then we suddenly lost 3 wickets. This is what happens when you play with pink ball, that too in Australia. ठीक है, मैं क्यों पूछ रहा हूं? मैं एनेक्डोट समझाना चाहता हूं आप लोगों को होता क्या है. काफी लोगों को नहीं पता होगा एनेक्डोट क्या होता है. तो मैंने क्या बोला, एक तो होता है हाइपोथेटिकल एनेक्डोट, दैट Geeta was a girl in XYZ village. Her village was riddled with patriarchal mindset, and the status of girl child and girl education was utterly poor in her village. ये एनेक्डोट क्या हो गया, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी मैंने बिल्डअप करी है in and around Geeta, her village, patriarchal mindset and all. Now if you want to be the change, and if you are say sarpanch of that village, so how can you act as a change agent with respect to the change that you want to see? तो मैं एनेक्डोट हाइपोथेटिकल लिख सकता हूं. अदरवाइज एक टॉपिक आया था यूपीएससी में, दैट विजनरी डिसीजंस आर टेकन एट इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड रीजन. विजनरी डिसीजंस आर टेकन एट इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड रीजन. के इंट्यूशन, गट फीलिंग और लॉजिक दोनों लगते हैं विजनरी डिसीजन लेने में. अब इसमें रियल लाइफ एनेक्डोट क्या लिख सकते हो आप? इलॉन मस्क का ले सकते हो, विजनरी लीडर है, विजनरी डिसीजन मेकिंग करते हैं. आई एम श्योर यू नो स्पेसएक्स के बारे में. लॉजिक तो बिल्कुल लगा ही होगा, बट देन एक इंट्यूशन भी होगी बंदे की. he was near bankruptcy with respect to Tesla, but then he kept going, so that would have required a certain degree of intuition. So I can write about Elon Musk. Otherwise 2011 वर्ल्ड कप में, जो मैं अब आ रहा हूं क्यों मैंने क्रिकेट का क्यों पूछा, 2011 वर्ल्ड कप, MS धोनी was in very poor form, युवराज सिंह was doing very well, but then in the finals Dhoni promoted himself ahead of Yuvraj because he had intuition that he'll perform on the big day, and he had logic as well because he knew he can play Sri Lankan spinners much better. So what happened after that is history, and hence visionary decisions are taken at intuition of logic and intuition. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रियल लाइफ एनेक्डोट्स हो गए MS धोनी के या इलॉन मस्क के. हाउ कंफर्टेबल यू आर विद से एनेक्डोट या स्टोरी या कोई पोएम, कोट. मैं अपना बता देता हूं, मुझे पोएम्स वगैरह आती ही नहीं है तो मैं नहीं लिखता हूं. मुझे कोट्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं लिखता हूं. ये मैंने नहीं लिखा है कभी. एनेक्डोट्स आर इजी बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड जीएस फॉर से ईयर लॉन्ग. आपने पढ़ा है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ होंगे, जैसे क्रिकेट का है, वो लिखने के लिए मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मेरे अंदर से एकदम से आता है. तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप स्टोरी एनेक्डोट लिखो या फिर सिंपल कीवर्ड बेस्ड डेफिनेशन देना शुरू करो इंट्रो में. दिस इज व्हाट आई विल प्रेफर. इन ईदर केस, whatever the option that you choose for intro. अब आता है मेन पार्ट. It should not be more than 40 to 50 words. सिलेबस के वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे, जो मेंशन है यूपीएससी में ही. So if I am writing my story of 100 words, पूरा एक पेज खत्म हो गया, and my story is continuing in the next page as well. I am making the examiner wait for my real essay, my essay body to start. Please do not make this mistake. Please do not do this blunder. Focus should be on conciseness, effective expression, staying closely to the topic. अब मैं अगर बड़ा लिखे जा रहा हूं एनेक्डोट, स्टोरी लिखे जा रहा हूं, पोएम बड़ी बड़ी लिख रहा हूं, मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो 40 to 50 वर्ड्स में मेरा इंट्रो खत्म हो जाना चाहिए, एज क्रिस्प एज पॉसिबल. ठीक है, कैसे होगा ये? विद प्रैक्टिस. बिकॉज आई एम श्योर दैट राइट नाउ आप लोगों के आइडियाज जो है ना, वो बहुत जम्बल्ड हैं माइंड में. आप लोगों ने ऐसे कभी प्रैक्टिस नहीं करे हैं, बहुत जम्बल्ड हैं. देखो यही क्वेश्चन आया प्रभा का, हाउ टू डेवलप कंसाइसनेस, वही बता रहा हूं. तो आइडियाज जम्बल्ड हैं अभी. धीरे धीरे जब आप लोगों का कंटेंट अपने आप डेवलप होगा, when you will be revising that content say 2, 3, 4 times, जब रिवाइज कर लोगे,
अपने आप जीएस में भी यही होता है, कंसाइसनेस अपने आप आती है, प्लस यू हैव टू प्रैक्टिस। सो उसका कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है कि मैं 40 to 50 वर्ड्स में अपने थॉट्स पूरे कैसे लिख दूं। थॉट्स कितने बढ़िया तरीके से आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, हाउ क्रिस्प यू आर विद रिस्पेक्ट टू योर रिविजन, दैट विल इंश्योर दैट वेदर यू आर कंसाइज और नॉट। ठीक है, सो इन 40 to 50 वर्ड्स हमारा इंट्रो हो जाना चाहिए, वट एवर अप्रोच वी आर फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द 5 keywords that I have mentioned on screen. नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पैरा। मैंने इंट्रो बता दिया, सेकेंड पैरा फिर वही बात होगी। अक्रॉस द एसेज आई एम गोइंग टू राइट 3 पैराग्राफ्स पर पेज। ठीक है, अक्रॉस द एसेज आई एम गोइंग टू राइट ओनली 3 पैराग्राफ्स पर पेज। एट बेस्ट आई विल ट्राई दैट ईच पैरा हैज 40 to 50 वर्ड्स। ट्रस्ट मी, हम हर क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हर अप्रोच पे वी विल ब्रेनस्टॉर्म। मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा, राइट 40 वर्ड्स नाउ ऑन दिस अप्रोच। केस को लगाओ 40 वर्ड्स, टॉपिक से लिंक करके बोलो। यू विल सी इन 2-3 क्लासेस आप लोग लिख लोगे अपने आप 40 वर्ड। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने एक बैच पूरा ले लिया है। राइट स्मार्ट में भी हमने ऐसे कंडक्ट करा है, 2 बार हो चुके हैं, 2 बैचेस। पीपल आर एबल टू राइट विद इन 1 or 2 क्लासेस, उनको आदत पड़ जाती है, दे आर एबल टू राइट थॉट्स इन कंसाइज मैनर, सो ट्रस्ट मी ऑन दैट। So 40 to 50 words. Again, next para will be on historical background. Any history based example, any history based event related to the topic that you can write, वो लिखना है। जैसे फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस में आप बुद्ध और महावीर के बारे में लिख सकते हो। मटेरियलिज्म में आप अशोका से लिंक कर सकते हो, लेकिन फिर वो कैसे वांटलेसनेस की तरफ चले गए। ठीक है, बी द चेंज यू वांट टू सी में यू कैन स्टार्ट विद से माउंटेन मैन, हिस्ट्री बैकग्राउंड में माउंटेन मैन लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे वो भी क्रिस्प होकर लिखना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल? हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स दैट they elaborate the historical background too much than required. Quite a few of you are from history optional, so please do not make this mistake. History aspect भी 40 to 50 words ही आना है। Do not make the examiner wait. Write concisely, effective, exact expression. ये जो last 40 words हैं मेरे फर्स्ट पेज के, that is essay overview. बेसिकली मैं यहां एग्जामिनर को बता रहा हूं कि मैंने टॉपिक शुरू कर दिया है। अब मैंने इंट्रो लिख दिया, मैंने हिस्ट्री लिख दी, मैं यहां क्या लिखूंगा, लेट अस नाउ डिस्कस द टॉपिक विद वेरियस डायमेंशंस स्टार्टिंग विद द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो मैंने यहां पे क्या बोला कि मैं एग्जामिनर को बेसिकली बता रहा हूं दैट आई हैव हिट द टॉपिक एंड दिस इज द अप्रोच दैट आई एम गोइंग टू फॉलो. This is the most important part of first page of your essay. Why so? Reason मैं बताता हूं क्या होगा. If you do not tell the examiner your approach here, examiner ये पेज पढ़ लेगा पूरा, फिर ये पेज पढ़ लेगा, 2 पेज पढ़ने के बाद उसको समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो. ठीक है, after 2 pages the examiner will realize what you are trying to write. So this is very important that you start with in the first page itself या max top of the second page essay overview should be mentioned so that examiner को clarity आ जाए कि that you are going to follow this particular approach और pages after pages वो approach follow होगी. Is it clear? Now page number 2 to page number 7, ये पेज नंबर 2 से पेज नंबर 7 इज योर मेन एसे बॉडी. जनरली ये हार्ड लाइन नहीं है, इट इज जेनरिक अप्रोच. पेज नंबर 8 भी हो सकता है एसे बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द एसे अप्रोच दैट यू आर फॉलोइंग. फॉर एग्जाम्पल पेस्टल अप्रोच, सो 6 डायमेंशन है, PESTEL, these are 6 dimensions. So I am going to write say
1 पेज फॉर ईच डायमेंशन, तो मेरे 7 पेजेस हो गए, पेज नंबर 2 से 7, 6 पेजेस. Say if you are following chronological approach, then this will be individual, family, organization, society, nation, world. Again 6 pages. But now say you are writing particular essay in SDG approach. मैं अप्रोच बताता हूं पहले वो क्या है. SDG approach, I can say it very proudly that this is my own approach. I developed this approach in 2017. Nobody used to write essay in this approach. I'm not sure how many write essay in this approach even today, because I invented this approach in 2017 means. I realized that in the 6 essay body pages, that is page number 2 to 7, I am writing, say, if 3 pages per page, that is my total sub dimensions are 6 into 3, that is 18. क्योंकि ये 6 pages हैं, these are 3 paragraphs of each page, that means 18 paragraphs या फिर sub dimensions. And I realized that SDGs are 17 in number. So why not write entire essay using SDG, one SDG after another. ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच है SDG की. नाउ से with respect to any particular topic, like be the change you want to see. SDGs, SDG 1 is poverty, SDG 2 is hunger, SDG 3 is health, SDG 4 is education, SDG 5 is gender equality, SDG 6 is sanitation, and so on. So there are 17 SDGs. Now it depends on me, मैं कौन से SDG पिक करना चाहता हूं. I can write one entire page on poverty. I can write one entire page on, say, education, one entire page on sanitation, one entire page on partnerships, one entire page on innovation, infrastructure, etc. etc. So मैं कहना क्या चाह रहा हूं, basically in SDG approach, page number 2 to 8 या 2 to 9 can also form your main essay body, because you will have quite a lot dimensions to write. Clear हुआ? So this is the advantage of these approaches, कि अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे पेज नंबर 2 से 7 तक ही लिखना है, बट जनरली over the years even other toppers follow this approach, that page number 2 to 7 are their main essay body pages. Now in these pages as well, I am going to write only 3 paragraphs per page. Page number 8 is world view. Even if the topic is limited to India per se, can tourism become the next big thing in India? Now for, say, page number 2 to 7, I have written entire essay in Indian context कि yes, tourism can become next big thing in India. मैंने 6 पेज लिख दिए. Now on page number 8 I'll give 3 paragraphs again, वो fix है. So I'll write 3 paragraphs from perspective of world. Now I am sure you guys know various countries who are known for their tourism. France हो गया जैसे known for tourism, Italy is known for tourism. Now Scandinavian countries भी या Netherlands हो गई known for their tourism. So I can write what practices were followed by those countries to improve on their tourism and all. So world view एक पेज आपको पेज नंबर 8 पे लिखना है. पेज नंबर 9 is on limitations, जिसको क्या बोल सकते हैं, चैलेंज भी बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं एंटीथीसिस, एंटी व्यू के कैन टूरिज्म बी नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया. यस, आई हैव रिटन पेज नंबर 2 to 7 ऑन दोज लाइंस. यस, फिर मैंने वर्ल्ड व्यू दे दिया. अब मैं यहाँ क्या बता रहा हूं, लिमिटेशंस के these are the challenges या limitations that can prevent tourism from becoming next big thing in India. There are infrastructural issues, sanitation issues, women's safety issues, currency issues, and so on. And hence, these are the limitations that can prevent India from becoming next big thing with respect to, say, tourism. Clear हुआ? या फिर कोई दूसरा टॉपिक लो.
be the change you want to see. So I have written 7 pages with respect to be the change. I have given world examples on 8th page. On the 9th page, I can write limitations, that there are certain problems which cannot be tackled and rectified by one person. मैं चेंज एजेंट तो बन जाऊंगा से विद रिस्पेक्ट टू इरेडिकेशन ऑफ करप्शन इन माय सोसाइटी, लेकिन क्या सिर्फ मेरे बदलने से पूरी करप्शन इरेडिकेट हो जाएगी? या problem such as poverty elevation is a structural problem in our country, it is very deep rooted. So I as a change agent wish to eradicate poverty in my society. I am doing my best, say with respect to donations, say with respect to generating jobs as well, say with respect to teaching the marginalized, but then can I alone handle the problem? So there are limitations with respect to that. So essay limitations, challenges, we are going to explore on page number 9. Now logical flow क्या आएगा? Limitations के बाद आप लोग क्या देते हो? GS के जब आंसर लिखते हो, what do you write after say limitations या challenges? Way forward. ठीक है, तो मेरा अब लास्ट पेज पे 2 पैरा हैं, 3 नहीं है. We are writing only 2 paras on the last page. First para will be solution and second para is logical conclusion. तो मेरा एक फ्लो आ गया. देखो कि मैंने लिमिटेशंस लिखी, मैंने पहले इंडियन पर्सपेक्टिव बताए 6 पेज, फिर मैं वर्ल्ड पे गया, फिर मैंने लिमिटेशंस, देन आई टोल्ड द सॉल्यूशंस, देन आई टोल्ड कंक्लूजन. सो जो बोला था ना, ऑर्डरली फैशन, कोहेशन, this flow will ensure orderly fashion and cohesion. Any doubt so far? Because I have to discuss inter-para flow after this. And I have to discuss inter-page flow. Now, very important aspect, flow. Till now, I have told you about staying closely to the topic. I have told you about conciseness, exact expression. Concise to ho hi gaya. My each para is 40 to 50 words. Closely, because I have started the topic on the first page itself, and then I am discussing this topic itself on various pages. Page number 2 se lekar 10 tak I am discussing the topic itself. So I am staying closely to the topic. I am concise. My expressions are exact because I am only writing say 5 lines in each para. ठीक है, 5 to 6 lines में you will be able to write 40 words. Now what about cohesion, that is flow या orderly fashion? वो बहुत मुश्किल है. अब फ्लो पे ध्यान दो कि वो कैसे लिखना है. पेज नंबर 1, intro, then history. There is no hard and fast requirement to connect your introduction with the historical para. I repeat, there is no hard and fast requirement to connect the introduction para with the historical para, because it is taken for granted by examiner also कि सेकंड पैरा ऑलमोस्ट हर केस में हिस्टोरिकल ही आता है. ये इतना क्लीशे हो गया है, लेकिन हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे. ठीक है. सो आफ्टर राइटिंग इंट्रो यू कैन स्ट्रेट अवे जंप टू हिस्टोरिकल पैरा. मैंने इंट्रो लिखा कुछ एनेक्डोट से या किसी पोएम से या कोट एक्सप्लेन करा. मैं सेकंड पैरा कैसे शुरू करूंगा? हिस्टोरिकली इट इज सीन दैट, या फिर कुछ और लाइन लिखूंगा. ये हिस्टोरिकली लिखना है मुझे, बिकॉज मुझे सब हेडिंग्स नहीं बनानी है. Like I make subheadings in my GS answer, I am not going to make subheadings in my essay. Essay is about flow. Essay is about experience, reading experience of the examiner. If I happen to write subheadings for each page, that experience will be broken. Essay is about monotony. You have to be boring. You have to create a certain degree of monotony in your essay. कि flow से चलता जाएगा मेरा essay. ठीक है. इट्स लाइक अ फ्लोइंग रिवर. एक मोनोटनस है, वो मोनोटनी है उसमें. इफ यू हैपन टू क्रिएट स्पीड ब्रेकर्स इन अ रिवर एवरी नाउ एंड देन देयर विल बी जंप्स एंड ऑल. वो नहीं चाहिए मुझे. सो राइट दिस वर्ड हिस्टोरिकली.
just before the para you are starting with history, just to tell the examiner that you are going to discuss this para in historical sense. Is it okay? So intro के बाद whatever be the approach, SDG, chronological, etc etc, कोई भी अप्रोच हो, यही करना है हमें. इंट्रो के बाद हिस्ट्री लिखेंगे. फिर हमारा आएगा ओवरव्यू. यहां यही लाइन यूज करेंगे, लेट अस डिस्कस द टॉपिक. ये वर्ड लिखने का सेंस क्या है? लेट अस डिस्कस. अस, I am engaging with the examiner. I am making the examiner a relevant and conscious part of my essay. This is very important. ठीक है. अब मन ही मन वो इस essay का part हो गया है. वो एक external reader नहीं है. He is part of my essay. He is now involved. कि चलो देखते हैं क्या आ रहा है अगले पेज पे, चलो देखते हैं एसडीजी अप्रोच क्या है, क्या डिस्कस करने वाला है ये ऐसा. वो भी the examiner will also look forward to your essay if you engage with the examiner in this manner. So let us discuss, हम लिखेंगे overview में, and then we'll explain the approach in brief. That let us discuss the topic with respect to various dimensions related to sustainable development goals, starting with SDG 5, that is gender inequality. क्या बोला मैंने? Let us discuss the topic with in various dimensions with respect to sustainable development goals, starting with SDG 5, that is gender inequality. ये पढ़ते ही एग्जामिनर एकदम शॉक हो जाएगा. Trust me, because hardly 100 people or hardly 50 are going to use SDG approach in exam. लोगों को पता ही नहीं है, अप्रोच ही नहीं पता है लोगों को. ये लोग वही पेस्टल लिख कर आ रहे हैं. सो एग्जामिनर को आपने इन्वॉल्व कर लिया. You have told the examiner that you are going to write a multi-dimensional essay. You have told the examiner that you are going to follow SDG approach, and you have also told that on the next page you are starting with SDG 5. So there is nothing abrupt about your essay here. ठीक है. I have written intro, I have written the historical background. Let us say मैंने उसको बता दिया I am hitting the topic, and in the next page, now even before turning the page, the examiner is aware के SDG 5 आने वाला है. क्लियर हुआ? सो दिस विल इंश्योर कोहेशन. देयर इज नो रीजन कि कोहेशन ब्रेक हो रही है मेरे यहां, पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि पन्ना पलटने से पहले एग्जामिनर को पता है नेक्स्ट पेज पे SDG 5 आने वाला है ऑन द फर्स्ट पैरा. इज इट क्लियर? सिमिलरली वी आर गोइंग टू फॉलो डिफरेंट, जो भी अप्रोच होगी उसका ब्रीफ में मेंशन करेंगे, हेड्स अप देंगे एग्जामिनर को विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पैरा ऑफ द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 से लेकर अंत तक, पेज नंबर 8 तक. सो आई एम राइटिंग 3 पैराग्राफ्स पर पेज. ओनली राइटिंग दोस पैराग्राफ्स इज नॉट इनफ. कि मैंने बस डायमेंशन के बाद डायमेंशन दे दिया, इट इज नॉट इनफ. Because UPSC has mentioned that there should be cohesion. The cohesion that we maintained on the first page has to be maintained in each paragraph. So this paragraph has to be linked with this paragraph. This has to be linked with this paragraph. And this paragraph has to be linked with the first para of the next page. And so on. क्लियर हुआ? अभी करना कैसे वो बताऊंगा. दिस इज इंटर पैरा फ्लो, दैट इज द फ्लो बिटवीन द 2 पैराग्राफ्स, एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज से इंटर डायमेंशन फ्लो, बिकॉज आई एम चेंजिंग माई डायमेंशन फ्रॉम पेज 1 to page 2. फॉर एग्जाम्पल इन पेस्टल अप्रोच, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ पेस्टल. दिस इज सोशियोलॉजिकल पेज, this is economic page. ठीक है. So my pages, my dimension should be connected and my paragraph should be connected as well. चलो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए ब्रेनस्टॉर्म कराता हूं आपको. Tell me the stakeholders of the society that you have studied, say in GS1,
या GS2 में वल्नरेबल सेक्शंस में क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, विमेन या चाइल्ड। ये चाइल्ड मेरा पहला पैरा हो गया, वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर या पार्ट ऑफ सोसाइटी, वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी सिमिलर टू चाइल्ड। कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं सोसाइटी में, स्टेक होल्डर्स कौन है? वी हैव दीज मेनी स्टेक होल्डर्स लाइक चाइल्ड, विमेन, यूथ, फार्मर, डिसेबल, वीकर सेक्शन, LGBT एटसेट्रा। ठीक है, नाउ मेरा पहला पैरा चाइल्ड पे हो गया है किसी टॉपिक में। टॉपिक ले लेते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बी द चेंज यू वांट टू सी। सो विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, children in India, now tell me what is the major issue that the children of this country are facing? कोई एक इशू बताओ बस। What do you think is the most major issue that the children of this country are facing? Child के रिस्पेक्ट में be the change you want to see with respect to malnourishment. Now you have to write 40 words on this, 40 to 50 words. Can you act as a change agent with respect to problem of malnourishment in the children of this country? Is it possible for you to act as a change agent? पहले तो वो देखो malnourishment की प्रॉब्लम में। yes, by launching awareness program, ठीक है, और creating awareness, और क्या कर सकते हो? हेल्थ कैंपेन्स चला सकते हो, promoting free food, फॉर्मिंग एनजीओज, स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, ये देख सकते हो। नज थ्योरी ठीक है, नॉट वेस्टिंग फूड, वेरी गुड। सो नाउ आई हैव टू राइट दीज आइडियाज इन 40 वर्ड्स। वो 40 वर्ड्स क्या होंगे, विल डिस्कस इन सम अदर क्लास। पेस्टल जब पढ़ाऊंगा तब अप्रोच डिस्कस करेंगे। मैं क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज नाउ मेरी ये लाइन जो है लास्ट की, वो किसी तरह नेक्स्ट पैरा की लाइन से लिंक होनी चाहिए। सो नाउ दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट चाइल्ड मेल नरिशमेंट इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, चाइल्ड मेल नरिशमेंट इन द फर्स्ट पैराग्राफ, what should be this dimension that can be easily linked with the first paragraph? women, काफी लोग women लिख रहे हैं, मेरे दिमाग में भी women ही था। so what I'll do is, देखो कैसे easy है लिंक। I'll try to end the dimension of child on girl child, that अब देखो 40 words क्या होंगे मैं बताता हूं। that problem of malnourishment is prevalent among the children of the country across genders, but impacts girl child disproportionately. To act as a change agent, one can start awareness campaigns, comma, involve stakeholders, comma, become a change agent with respect to, say, food wastages, etc., to ensure that children, particularly the girl child, are well nourished. ठीक है, देखो मैंने लाइव बनाया, आप लोग समझ गए होंगे, मैं सोच के बोल रहा था। एंड दीज आर 40 to 50 वर्ड्स ओनली। सो इन द बिगनिंग आई टोल्ड अबाउट प्रॉब्लम ऑफ malnourishment among the children, then I gave certain solutions जहां चेंज एजेंट बन सकते हैं, कैंपेन हो गए, एनजीओ हो गया, या फूड वेस्टेज नहीं कर रहे, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड आई स्पेसिफिकली ट्राई टू एंड दैट पैरा ऑन गर्ल चाइल्ड। क्यों? बिकॉज नाउ आई नो दैट माई नेक्स्ट पैरा इज ऑन विमेन। तो मेरा इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कनेक्टर्स, कि मेरे टू पैराग्राफ्स आर इम्प्लिसिटली कनेक्टेड विद ईच अदर। तो मैंने चाइल्ड लिखा, आई एंटेड इट ऑन गर्ल चाइल्ड, आई रोट अबाउट विमेन, आई ट्राई टू एंड दिस विमेन पैरा with something related to, say, youth, adult women, and then my next para is on youth, wherein with respect to youth
I can talk about, say, jobs, that youth of the country is not having jobs, and my next page is economic. तो देखो कैसे मेरे पैरा वाइज पैरा पैरा लिंक होते जा रहे हैं, चाइल्ड से विमेन, विमेन से यूथ, यूथ का जॉब्स की बात करी, जॉब से मैं इकोनॉमी पे गया. Is it clear or not? I understand it is tough, so I have taught you various things कि फ्लो कैसे बनाना है, पेजेस का कंपोजिशन क्या होगा, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, हाउ टू सिलेक्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ टॉपिक. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड quite a few things today itself in the very first class. I have given you heads up with respect to the approaches as well. Last few things that I want to discuss in this orientation class, that is presentation. How much time should we invest in brainstorming? चलो ठीक, पहले ये भी बता देता हूँ. Structure. So your essay will be only as good as your structure is. Structure मतलब मुझे brainstorm करना है essay लिखने से पहले. essay directly लिखते नहीं है. I hope you guys know this, that say there are 3 hours for 2 essays, that is 90 minutes per essay. Of these 90 minutes, first 20 minutes have to be dedicated to make a good structure, and then 70 minutes to write the essay. It can be either 15 as well. It depends on you, how quickly you are able to make a good structure. It depends on you, but then 15 is the bare minimum. 15 is the bare minimum that you should dedicate with respect to brainstorming of the structure in the beginning itself. Now, very important thing, you have to write 2 essays. So first essay का structure बनाओगे, and then you will write the first essay. After that, make structure of second essay and write the second essay. I have seen few people, वो क्या करते हैं, पहले essay का structure बनाया, फिर दूसरे का structure बना दिया, and then they write the first essay. तो यहां क्या है, my thoughts will get mixed up, जम्बल्ड हो जाएंगे दोनों essay के thoughts. लेटेस्ट स्ट्रक्चर मैंने कौन सा बनाया, ये essay में किसका लिख रहा हूं, इसका, वो लिखते हुए मुझे इस essay के थॉट्स आएंगे दिमाग में. सो प्लीज डू नॉट मेक दिस बेसिक मिस्टेक. आई होप आपको क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. सो यू विल मेक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट essay and in 20 minutes, then you will write this essay. After being done with the first essay, you will again make structure for the second essay, and then you will write the second essay. स्ट्रक्चर में क्या क्या बनाना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सो इन स्ट्रक्चर, इंट्रो ऑफ 40 to 50 वर्ड्स, एग्जैक्ट नोट डाउन करना है आपको. स्ट्रक्चर कहां बनता है, रफ शीट पे. सो यूपीएससी आंसर बुकलेट दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, it will have rough space towards the end of it. ठीक है, I hope you guys knew this, that there is a rough space even in GS papers, even in optional paper, towards the end of your answer sheet in UPSC paper. उस rough space में you have to make structure, and while making that structure in 15 to 20 minutes, you have to exact intro जो लिखने वाले हो अपने एसे में, वो नोट डाउन करोगे. क्यों? सो दैट देयर इज नो कटिंग, देयर इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एग्जैक्ट इफेक्टिव एक्सप्रेशन इन द इंट्रोडक्शन, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ योर एसे, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. इमेजिन अ सिनेरियो वेयर देयर इज कटिंग इन योर इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. खत्म, गया इंप्रेशन. ठीक है, इंप्रेशन नहीं आएगा उसके बाद, चाहे कुछ लिख लो. एग्जामिनर हैज ऑलरेडी मेड अप हिज और हर माइंड कि भैया इसके क्लैरिटी नहीं है कि क्या लिखना चाह रहा है, पहली लाइन में पेज के कटिंग है. तो इंट्रो पूरा का पूरा 40-50 वर्ड्स while writing the structure you will make. After that,
you will think upon the approach that you are going to follow while making the structure. For example, आज हमने पेस्टल ही ज्यादा डिस्कस करी है. सो पेस्टल में इट इज फिक्स. मैं कल आपको पेस्टल का फ्लो सिखाऊंगा that start with socio-economic, political. While making the structure, you will identify the three dimensions that you are going to write with respect to pestle, with respect to say sociological. तो मैं अगर यहाँ पे child, women और youth लिख रहा हूं, while making the structure, child से related जैसे मैंने आप लोगों को brainstorm करने को कहा था ना कि child की major problem क्या है. Somebody said malnourishment, somebody said child sex ratio या child safety या फिर एजुकेशन, हंगर, हेल्थ. देयर वर वेरियस आइडियाज. सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. while making the structure itself, you will note down that in one word that what is the idea with respect to child that you wish to discuss in 40 to 50 words. तो मैं यहां नोट डाउन कर लूंगा हेल्थ. फिर अब मैंने हेल्थ लिखा है चाइल्ड हेल्थ के बारे में. देन while making structure for women, मुझे ये भी सोचना है मैं कैसे कनेक्ट करूंगा. इफ बी द चेंज यू वांट टू सी में चाइल्ड के रिस्पेक्ट में मैंने हेल्थ लिखा है, विच इज द इजीएस्ट आइडिया विद रिस्पेक्ट टू द विमेन बाय विच आई कैन कनेक्ट माय चाइल्ड एंड विमेन पैराग्राफ. सो इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड आई हैव टॉक्ड अबाउट हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ. नाउ व्हाट शुड आई राइट विद रिस्पेक्ट टू विमेन so that my two paragraphs appear to be connected with each other. Women nutrition. ठीक है. So these two paragraphs, now it can be very easy to connect and to act as a change agent. Always remember the topic. Be the change you want to see. So मैं कोई random topic नहीं लिख सकता where I cannot act as a change agent itself. I can act as a change agent say with respect to women malnourishment या anemia या फिर women maternal health. ठीक है. सो आई कैन राइट 40 वर्ड्स दैट अगर मुझे सोसाइटी में चेंज एजेंट की तरह एक्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सोसाइटी, फ्रॉम योर ओन फैमिली, हाउ यू आर हेल्पिंग योर मदर्स, ठीक है, या योर स्पाउस एटसेट्रा. तो वो लिख के आई कैन लिंक द टू पैराग्राफ. सो हियर आई विल नोट डाउन दिस कि विच एस्पेक्ट रिलेटेड टू विमेन आई इंटेंड टू टॉक अबाउट. इफ आई डू नॉट नोट इट डाउन, वापस जाओ सिलेबस पे. effective exact expression that I will miss upon. अगर मेरी क्लैरिटी यहां नहीं आई है, वो क्लैरिटी ऐसे लिखते हुए कभी नहीं आएगी. सो स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू essay. Dedicate time in structured, dedicate time with respect to ensuring that your two paragraphs are connected. Pick dimensions such that the paragraphs are connected. So this is about structure. Now last thing that I want to explain you is presentation. Tell me which of these two is correct. Which of these is the correct way to write? Second one. ठीक है. अब आप लोगों ने बोल तो दिया है सेकंड, लिखना भी ऐसे ही है, ये याद रखना लिखते हुए में. ये पता तो सबको है that second is correct because somewhere or other you would have read editorials. This is how you write in editorial that in the first line this much space is left, one tab is given. That tab space has to be given by you as well in your essay paper. सिर्फ ऐसे लिख कर आ गए उससे मार्क्स आ जाएंगे नहीं. These aspects are also very important. ठीक है. So you have to follow this approach. एक तो हो गया स्पेसिंग, एक हो गया अलाइनमेंट. यू हैव हर्ड अबाउट दिस जस्टिफाई इन MS वर्ड. ये वही है, जस्टिफाइड टेक्स्ट है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंश्योर दिस पार्ट, alignment, but then we will try our level best that our content is well aligned. ठीक है. और दूसरा बताओ, दोनों में से कौन सा बढ़िया लग रहा है? दिस इज वन पेज, दिस इज माय सेकंड पेज. कौन सा बढ़िया लग रहा है दोनों में से देखने में? विच ऑफ द टू लुक्स बेटर? सेकंड. क्यों लग रहा है सेकंड बढ़िया? बिकॉज देयर इज एप्रोप्रिएट स्पेसिंग. सो यू हैव टू एंश्योर इंडेंटेशन, alignment
and spacing between the two paragraphs so that एग्जामिनर को पैराग्राफ्स अलग से दिख रहे हैं, उसको ढूंढने नहीं पड़ रहे हैं. देखो, ट्रीट एग्जामिनर एज अ 5-year-old जिसको कुछ नहीं आता. ठीक है, ऐसा 5 साल का बच्चा भी अगर आपका ऐसे पढ़ रहा है, 5 साल का तो चलो छोड़ो, 10 साल का बच्चा अगर ऐसे पढ़ रहा है, उसको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है. ऐसे ट्रीट करना है मुझे एग्जामिनर को. सो यू हैव टू सर्व, आई ऑलवेज से दिस लाइन, यू हैव टू सर्व एवरीथिंग ऑन द प्लेटर टू द एग्जामिनर. के लिए भाई खा ले, उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही. ही इज गेटिंग पेड टू चेक योर कॉपीज. आप उससे मेहनत कराओगे, वो मार्क्स कम देगा. वेरी सिंपल एस्पेक्ट. मैं उसको सब सर्व करके दे रहा हूं प्लेटर पे, वो खुश है, कॉपी चेक करने में उसे मजा आ रहा है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, उसको मजा भी आ रहा है, वो मार्क्स ज्यादा देगा. यार बहुत सिंपल एग्जामिनर साइकी है, तो ह्यूमन साइकी है. ठीक है, ट्रीट योर सेल्फ इन शूज ऑफ एग्जामिनर. टुमारो इफ यू बिकम एग्जामिनर एंड यू आर चेकिंग अ कॉपी जिसमें स्पेसिंग वगैरह बढ़िया है, यू डू नॉट हैव टू सर्च फॉर द पैराग्राफ्स, दे आर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ इट, you will be impressed. So you have to make sure this with respect to helping the examiner. Cuttings नहीं होनी चाहिए, because effective and exact expression लिखा है, cutting नहीं होनी चाहिए. And if you wholeheartedly follow my approach कि child पे अब मैंने सिर्फ 40 वर्ड लिखे, स्कोप ही नहीं है कटिंग का. 40 वर्ड्स आई एम एबल टू थिंक इन माई माइंड कि चाइल्ड के मैं क्या लिख रहा हूं, फिर मैं विमेन पे आ जाऊंगा, फिर मैं यूथ पे आ जाऊंगा. कटिंग का स्कोप कब होता है? जब मैं एक ही एस्पेक्ट को खूब इलेबोरेट कर रहा हूं. ठीक है, हियर आई एम एनीवे बीइंग कंसाइज, सो कटिंग का स्कोप बहुत कम हो जाता है. शॉर्ट फॉर्म्स जीएस में चलती हैं, शॉर्ट फॉर्म एसे में भी चल जाएंगी, लेकिन पहले एक बार पूरा लिखोगे जैसे एडिटोरियल में होता है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द ब्रैकेट यू विल राइट एसडीजी, and henceforth you can use SDG as the short form. Is it clear? United Nations bracket में UN, and after that you can write UN in your entire paragraph, in your entire essay. So this is how you have to use short forms. This is all with respect to presentation. Last है एक tricks. मैं आपको incident बताता हूँ एक. In the very first mock test that I wrote in UPSC preparation in 2012, 12 years ago, I got 140 marks. The topic was, we need to move beyond emotive posting of women empowerment. By the way, this essay is uploaded on my blog as well. आप लोगों को अगर चाहिए essay आप वहां से ले सकते हो. So you need to move beyond emotive posting for women empowerment. I could not even understand in 2012 what is the meaning of emotive posting, and yet I scored 140 marks. ठीक है, मुझे मीनिंग ही समझ नहीं आया. I got 140 and that was the highest उस टेस्ट में, उस मॉक टेस्ट में. Can you tell me how I was able to do that? What is the trick that I employed? It is related to UPSC syllabus of essay जो हमने आज डिस्कस करा है. That trick is related to the syllabus. सोच सकते हो मैंने क्या किया था? What I did was, ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2, ये पेज 3. By the time I was on page 3, I understood that I am not able to justify the topic. मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था टॉपिक को, ये मुझे समझ में आ गया था. आप लोग भी जब ऐसे लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप जस्टिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो किसी टॉपिक को. ठीक है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है प्रैक्टिस के बाद, that in the exam hall you will be able to understand whether you are able to justify the topic or not. So I realized that I am not able to justify the topic. So what I did was, on page number 3, on page number 6, and on page number 9, I wrote the exact topic, that hence we need to move beyond emotive posting for women empowerment. फिर पेज नंबर 6 पे लिखा कि therefore as we can see above, there are benefits of moving beyond emotive posting for women empowerment. ऐसे करके मैंने टॉपिक एग्जैक्ट लिख दिया. What it did was, even if the examiner is thinking इस पैरा के बाद कि यार मजा नहीं आ रहा है,
ही इज नॉट स्टेइंग क्लोजली टू द टॉपिक। यहां आते हुए जब उसको टॉपिक दिखा, मैंने उस एग्जामिनर से भी डिस्कस करी थी ये चीज, एंड ही टोल्ड मी दिस वेरी थिंग कि मैं जब टॉपिक तक पहुंचा पेज नंबर 3 पे, I thought that you have linked your ideas very well with the topic. तो जो सिलेबस में लिखा है ना, स्टेइंग क्लोजली टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक, आई used that very point of the syllabus to my advantage by writing the topic itself on page number 3, 6 and 9. तो ऐसे में ये हो रहा है कि मैं एग्जामिनर की थिंकिंग को मैनिपुलेट कर रहा हूं। इवन इफ आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, बाय राइटिंग दैट टॉपिक इटसेल्फ, आई एम क्रिएटिंग अ सिनेरियो वेयर इन एग्जामिनर वुड थिंक कि हाँ ये तो ट्रैक पर है, शायद मुझे ही समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिख रहा है। समझ में आया ये? ठीक है। द की हियर इज दैट वी विल नॉट ओवरडू दिस, वी विल यूज दिस ट्रिक ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अगर आप कर पा रहे हो टॉपिक को जस्टिफाई, यू आर सेटिस्फाइड विद योर ओन एफर्ट, प्लीज डू नॉट डू दिस। ये मत कराना कि एसए 1 में भी कर दी अप्रोच, एसए 2 में भी कर दी, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। So we will use this only as a last resort when we are ourselves not sure whether we are able to justify the topic or not. Second trick है with respect to the quotes. When I told you about introduction, somebody asked कि आप कौन सा लिखते हो and all. मैंने clearly बोला कि मैं quotes नहीं लिखता हूं because that is not my skill. But I found a way to work around this as well. UPSC gives you 8 topics. You have to write essay on 2 topics. What about the other 6 topics which are largely quote based question in themselves? क्योंकि अब तो सारी quote based question आ रहे हैं। तो इन अ सेंस में क्या बोल रहा हूं, 2 टॉपिक लिखने हैं, बाकी 6 कोट्स यूपीएससी ने आपको खुद एसए पेपर में प्रोवाइड करे। क्वेश्चन पेपर में 6 कोट और हैं। Try to use these quotes in your essay. I have done this in my mains exam. मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो मैंने खुद ट्राई ना करो। I have done this. What it does is, एक तो नीड खत्म हो गई कोट को याद करने की, दूसरा it creates huge degree of X factor. You cannot even, I am sure you won't be able to even appreciate कि कितना एक्स फैक्टर क्रिएट होगा इससे, क्योंकि आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को ही यूज कर रहे हो आंसर लिखने के लिए, एंड एग्जामिनर विल बी एबल टू रियलाइज इट कि देखो इसने बाकी कोर्ट्स क्वेश्चन पेपर को यूज कर लिया अपने दूसरे एसेज में। दैट विल क्रिएट एक्स फैक्टर एंड पॉजिटिव इंप्रेशन, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। लास्ट ट्रिक है, कीप योर आईज ओपन, ऑब्जर्व फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। इन 2017 मेंस मेरा जो एग्जाम हॉल था वो एक स्कूल था, ठीक है, एंड फॉर्चुनेटली इन दैट स्कूल देयर मस्ट हैव बीन अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग अ 2-3 days बैक। एसए का पेपर पहला पेपर होता है, 2-3 दिन पहले वहां पे पीटीएम हुई होगी, बिकॉज द नोटिस बोर्ड एंड क्लास एटसेट्रा वॉज कंप्लीटली डेकोरेटेड विथ चार्ट्स, एंड देयर वर एन नंबर ऑफ कोट्स, थिंकर्स, लीडर्स वगैरह सब उस पर लिखे हुए थे, एथिक्स के कोट, वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड। एंड टू माय बेनिफिट जो टॉपिक आया था 2017 में जिसमें मैंने एसे में लिखा था, दैट वाज डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। ठीक है, तो वहां जो चार्ट पेपर पे जितने कोट वगैरह लिखे हुए थे वो मेरे काम आ गए थे। वहां पे कलाम सर की कोट थी, गांधी जी की कोट्स लिखी हुई थी, नेहरू का कुछ लिखा हुआ था। स्कूल्स में जनरली यही होता है, और वो एग्जैक्ट मैं उस एसे में लिखाया था। सो कीप योर आईज ओपन, अगर ऐसा मौका मिल रहा है डू दिस, प्लीज डू नॉट जज मी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एथिक्स। मेरा काम है आप लोगों के मार्क्स लाना फ्रॉम प्रॉपर मीन्स। इसमें मैंने कोई चोरी नहीं करी है, कोई चीटिंग नहीं करी है, मैंने एग्जाम लीक नहीं करा है। तो प्लीज डू नॉट जज मी फॉर दिस, दिस इज स्ट्रीट स्मार्टनेस। Underlining important keywords. Okay. On every page, we are writing 3 paragraphs.
We will not underline more than one line in a paragraph. मतलब हर पेज पे सिर्फ 3 अंडरलाइंस, not more than one line should be underlined in each paragraph, so that importance of underlining undone ना हो जाए, undo ना हो जाए. कई लोग होते हैं वो पूरा पूरा पैरा अंडरलाइन कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ? अंडरलाइन में किसको करूंगा? कोई रिपोर्ट, फैक्ट, फिगर, जीएस की, करंट अफेयर की स्कीम मैंने कोई लिखी है, so that I want examiner to pay extra attention on that part, I'll underline only that thing. ठीक है? Thank you, take care, and I hope you would have got something new or other in today's class.